जय हिंद मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल अनमोल केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन और उसमें हम लोग एमीन्स को पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि इस यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, और दूसरा इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स की। तो पहली बात तो ये कि इनका मिश्रण हमको मिलता कहाँ से और उसको सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों है। तो एमीन्स का जब संश्लेषण करते हैं तो कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिसमें कि हम जो उत्पाद बनाना चाहते हैं वो बनने के साथ साथ, मान लीजिए कि हम प्राथमिक एमीन बनाना चाह रहे हैं, तो प्राथमिक एमीन बनने के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक एमीन भी बनती हैं और इसके साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का निर्माण भी होता है। तो ये जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स में हमको प्योर एक सिंगल एमीन मिलने के बजाय क्या होता है, एक मिक्सचर मिलता है। तो उस मिक्सचर को हमको क्या करना होगा, अलग करना होता है। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो भी मिश्रण हमको मिला है उस मिश्रण को सबसे पहले इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिस्टिलेशन करते हैं। तो इस डिस्टिलेशन से क्या होगा, इस डिस्टिलेशन से जो भी एमीन्स हैं वो आश्रित हो जाती हैं, मतलब वो अलग आ जाएंगी, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो क्या होगा, वो फ्लास्क में रह जाता है। मतलब जो 4 कंपोनेंट थे मिक्सचर के, उन 4 में से हमने 3 को अलग कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन अलग आ गई, और जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो कहाँ पर रह गया, उसी फ्लास्क में रह गया। तो अब जो मिश्रण मिला है हमें एमीन्स का, उनको निम्न 3 में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फिजिकल मेथड है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम उनको सिंपल जो एपरेटस हैं, फ्रैक्शनल एपरेटस हैं, उनका उपयोग करके अलग करते हैं। इस विधि का उपयोग जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पर हाईली एफिशिएंट फ्रैक्शनल एपरेटस का यूज़ करके किया जाता है। दूसरी बाकी जो दोनों मेथड्स हैं वो केमिकल मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड का नाम है हॉफमैन्स मेथड। हॉफमैन मेथड में क्या करते हैं, जो एमीन का मिश्रण है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का मिश्रण है, उस मिश्रण को हम लोग डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ में रिएक्शन करवाने से क्या होगा, प्राइमरी एमीन इसके साथ में बनाएंगी डाई एल्काइल ऑक्सामाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और सेकेंडरी एमीन्स होंगी वो बनाएंगी डाई एल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और टर्शरी एमीन यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो 3 कंपोनेंट थे हमारे मिक्सचर के, उन तीनों कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट ने डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ में अभिक्रिया करी। अभिक्रिया करने से एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, एक लिक्विड प्रोडक्ट बना, और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट था टर्शरी एमीन, उसने कोई रिएक्शन नहीं की। अब हमारे पास में क्या है मिक्सचर में, हमारे पास में इस मिक्सचर में डाईएल्किल ऑक्सामाइड है, डाईएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर और टर्शरी एमीन है। इनको अब अलग कैसे करते हैं, तो इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो मिश्रण मिला है इस मिश्रण को फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, डिस्टिलेशन किया जाता है। तो इस डिस्टिलेशन से क्या होगा, सबसे पहले इस मिश्रण का डिस्टिलेशन करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बाद में ट्रीट करते हैं। तो डिस्टिलेशन से क्या होगा, जो टर्शरी एमीन है वो वेपोराइज होकर के बाहर आ जाएगी। मिक्सचर में क्या क्या बचेगा, मिक्सचर में हमारे पास बचेगा डाई एल्काइल ऑक्सामाइड और डाई एल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर। डाई एल्काइल ऑक्सामाइड एवं ऑक्जेमिक एस्टर की पृथक सेपरेटली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे प्राथमिक और सेकेंडरी एमीन बनते हैं। तो क्योंकि एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो इनको सिंपली फिल्टर करके क्या कर लिया जाता है, अलग कर लेते हैं, और उनकी अलग अलग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे कि ये डाईएल्किल ऑक्सामाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला,
पोटेशियम साल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और प्राइमरी एमीन मिल गया। और दूसरा डाइएल्काइल ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन करवाने से भी वही पोटेशियम ऑक्जेलेट मिला और सेकेंडरी एमीन मिली, इसके साथ में हमें क्या मिल गया, एथेनॉल मिला। तो दोनों की अलग अलग रिएक्शन करवा के इसको इन कंपोनेंट को अलग कर लिया जाता है। तो अब दोबारा से बात करते हैं इस पूरे मेथड की। होफमैन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले इनको डाइएथिल ऑक्जेलेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, डाइएल्किल ऑक्जामाइड और उसके बाद में डाइएल्किल ऑक्जेमिक एस्टर। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनमें से पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और टर्सरी एमीन कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। इस मिक्सचर को क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते हैं। डिस्टिलेशन से क्या होगा, टर्सरी एमीन वेपोराइज होकर के अलग हो जाएगी, जो मिश्रण बचा उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में लिक्विड अलग और सॉलिड अलग हो गया, उन दोनों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी एमीन अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, इसको कहते हैं हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड में जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं इसका नाम है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको टोसाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक जो ज़्यादा प्रचलित नाम है वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। इस हिंसबर्ग रिएजेंट से 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एमीन मिश्रण की अभिक्रिया करवाते हैं। तो इस अभिक्रिया से क्या होगा, जो प्राइमरी एमीन है वो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। आप देख सकते हैं ये वाली, ये क्या है, ये है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, प्राइमरी एमीन के साथ में। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एन एल्काइल सल्फोनामाइड। इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये बेस में, इसमें क्या होगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन में विलय हो गया, तो इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंडरी एमीन रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बनाएंगी। ये जो एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और तीसरा क्या बच गया, टर्सरी एमीन, ये कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो ये जो मिश्रण मिला है इस मिश्रण को क्या करते हैं, इस मिश्रण को में से तृतीयक अमीन और एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, इसको क्या करते हैं, एक ईथर के सॉल्यूशन में डालते हैं। ईथर उसमें वाटर भी होगा और ईथर भी होगा, दो लेयर बनी हुई होंगी। तो टर्सरी अमीन और एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड हैं वो चले जाएंगे ईथर में, और पोटेशियम साल्ट ऑफ एन एल्काइल सल्फोनामाइड वो वाटर वाली लेयर में रह जाएगा। दोनों सतहों क्या करते हैं, अलग कर लिया जाता है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, रीजेनरेट करते हैं एमीन्स को। तो जो जलीय सतह जिसमें कि प्राइमरी अमीन है, या ये बोल सकते हैं कि पोटेशियम साल्ट ऑफ एन एल्काइल सल्फोनामाइड है, उसको डाइल्यूट HCl से क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करने पर एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट के साथ आश्रित करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। मतलब जो सॉल्ट हमको मिला था पहले पद में, इसके साथ में हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करवाने से उसको क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करने पर हमको क्या मिलता है, हमको एमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। उस एमीन हाइड्रोक्लोराइड को क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर हमको क्या मिल गया, प्राइमरी एमीन मिल गया। इसी प्रकार से ईथरीय जो सतह होगी, ईथर वाला जो लेयर होगा उसका आसवन करेंगे तो तृतीयक एमीन सीधी अलग हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं की थी। शेष क्या बच गया, डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बचा, जिसको कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आश्रित करने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। तो जो एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बचता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, उसके बाद में इसको या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, उसके बाद में इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको सेकेंडरी एमीन यहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं, तो ये हो गए दो मेथड्स हैं, एक है होफमैन का मेथड और दूसरा है हिंसबर्ग का मेथड। हिंसबर्ग मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करेंगे, टर्सरी एमीन रिएक्ट नहीं करती हैं। वो जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें से प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, प्राइमरी एमीन का जो प्रोडक्ट होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। सेकेंडरी एमीन का प्रोडक्ट है वो उसमें सोल्यूबल नहीं होता है, या ये हम कहेंगे कि उसके साथ में रिएक्शन नहीं करता, मतलब उसका सॉल्ट नहीं बनता है। सॉल्ट नहीं बनेगा तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ये जो तीनों हैं कंपोनेंट, इन तीनों कंपोनेंट को क्या करते हैं, एक मिक्सचर होगा ईथर का और वाटर का, हालांकि ये मिक्स नहीं होते हैं आपस में एक दूसरे में, तो उनको क्या करते हैं, इन तीनों को उस मिक्सचर में डाल देते हैं। तो जो एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड जो कि सेकेंडरी एमीन से बना है वो चला जाएगा ईथर वाली लेयर में, इसके साथ साथ टर्सरी एमीन भी वहाँ पर ईथर लेयर में चला जाएगा,
और जो प्राइमरी एमीन का सॉल्ट है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एल्काइल सल्फोनामाइड वो कहाँ चला जाएगा, वो वाटर वाली लेयर में चला जाएगा। फिर इनको इसके बाद में क्या करते हैं, दोनों लेयर को अलग कर लेते हैं, जिसमें एन पोटेशियम साल्ट ऑफ एन का सल्फोनामाइड है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्राइमरी एमीन बन जाता है। और इसी टाइप से जो ईथर वाले लेयर में गए हैं वहाँ उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते हैं, तो टर्सरी एमीन अलग हो जाएंगी। सेकेंडरी एमीन का जो सल्फोनामाइड है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फिर उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन अलग हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, एमीनों की क्षारीय प्रकृति पर संरचना एवं प्रतिस्थापियों का प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि एमीन्स में जो एमिनो समूह होगा उसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, तो उस लोन पेयर को डोनेट करके एमीन क्या करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं, मतलब उसका इजीली डोनेशन वो कर सकते हैं। और जो लुईस की एसिड बेस डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो एक तरह से जो एमीन्स हैं वो लुईस बेस हैं। ये जो लुईस बेस है, इस लुईस बेस में क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स होंगे, नाभिक स्नेही गुण होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेह से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। एमीन कार्बेनियन, हाइड्रोक्साइड एवं एल्कोक्साइड की तुलना में दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कार्बेनियन का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। कार्बेनियन जैसे कि हम CH3- की बात करें तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, CH4 होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का H2, एल्कोक्साइड का एल्कोहल। तो ये क्या होते हैं, ये एमीन का जो कॉन्जुगेट है RnH3+, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इनकी तुलना में, तो क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक हो जाएगा इसकी, इन तीनों की तुलना में। कार्बेनियन, हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड इन तीनों की तुलना में क्या होते हैं, जो एमीन्स हैं वो दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एमीन एल्कोहल से अधिक क्षारीय होते हैं। इसका कारण एल्कोहल की तुलना में अधिक क्षारीय होगा, लेकिन एल्कोक्साइड की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसका कारण ये है कि N परमाणु का ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में कम विद्युत ऋणी। आप जानते हैं कि जो कम विद्युत ऋणी होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। नाइट्रोजन कम विद्युत ऋणी है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। इसलिए एमीन एल्कोहल की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। एमीन की क्षारीय क्षमता इनके वियोजन स्थिरांक के मान के समानुपाती एवं pKb के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Kb का मान प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें कि एमीन एक H+ एक्सेप्ट करता है, या ये हम बोल सकते हैं कि ये एक लोन पेयर को डोनेट करता है, और उसके साथ साथ क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, Kb = RnH3+ मल्टीप्लाइड बाई OH- डिवाइडेड बाई RnH2। तो इस इक्वेशन में वाटर को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इसकी कंसंट्रेशन की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, उसकी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो चेंज आता है वो भी नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं इसकी सांद्रता को, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब ये जो Kb का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इन दोनों फैक्टर्स पर। इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही Kb का मान होगा, ज़्यादा होगा, और इनकी कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना अधिक मान होगा, उतना Kb का मान, मतलब इसकी जो बेसिक नेचर है वो बेसिक नेचर उतनी ही अधिक होगी। लेकिन pKb का मान इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। pKb का मान जितना कम उतना ही प्रबल वो क्षारीय प्रकृति होगी। अब बात करते हैं इनकी क्षारीय क्षमता को या क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या प्रदर्शित करता है? इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करता है किसी भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होगा, यहाँ पर चूंकि NH2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसकी तरफ रहेगा? नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ में जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे या जितनी लंबी कार्बन चेन जुड़ी होगी उतना ही क्या होगा, उस पर +I प्रभाव ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा।
तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ेगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी क्षारकीयता बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, टर्सरी एमीन के पास में 3 एल्किल ग्रुप, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव, मतलब नाइट्रोजन पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसको सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। टर्सरी अमीन की बेसिसिटी सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी और प्राइमरी अमीन की बेसिसिटी की तुलना में कम होती है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को समझने के लिए हमको 2 फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। एक है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा क्या है, दूसरा जो फैक्टर है वो है इनका सोल्वेशन इफेक्ट। ओके, इनको समझे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्रम है, सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी अमीन और सबसे कम टर्सरी अमीन, और सबसे कम जो होंगी वो क्या होगी, अमोनिया, इनकी तुलना में। ये क्रम कब है? जब ये जलीय विलयन में होते हैं अमीन। लेकिन यदि ये गैसीय अवस्था में हैं, उस स्थिति में क्या होगा, इनकी क्षारकीयता का क्रम अपेक्षा के अनुसार ही होता है। मतलब जो टर्सरी अमीन है वो टर्सरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होती हैं। तो एक फैक्टर की बात की जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कहता है? स्टेरिक हिंड्रेंस ये कहती है कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के चारों ओर क्राउडिंग होगी, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप की भीड़ होगी, जितने ज़्यादा बड़े एल्किल ग्रुप होंगे, उतना ही अधिक कठिन होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए उस नाइट्रोजन के पास पहुंचना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला उसके पास ही नहीं पहुंच पाएगा। अब आप देखिए कि टर्सरी अमीन है, उसमें 3 एल्किल ग्रुप है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का नाइट्रोजन के पास पहुंचना सबसे ज़्यादा कठिन। सेकेंडरी अमीन में 2 हैं और टर्सरी अमीन में प्राइमरी अमीन में सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर टर्सरी अमीन इसलिए कम बेसिक है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ हिंड्रेंस ज़्यादा, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पहुँच ही नहीं सकता। सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है। मतलब वहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप होते हुए भी सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन की तुलना में अधिक बेसिक है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। टर्सरी अमीन यहाँ से आउट हो गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा थी। अब देखिए, हमको इसके बारे में बात करनी है। गैसीय अवस्था में क्या होता है, क्षारकता का क्रम यही होगा कि टर्सरी अमीन सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाता है। तो इसको समझने के लिए हमको दूसरे फैक्टर के बारे में बात करनी होगी, और दूसरा फैक्टर क्या है? सोल्वेशन इफेक्ट, विलायकन प्रभाव। विलायकन प्रभाव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक अमीन के संयुग्मी अम्ल तृतीय अमीन के संयुग्मी अम्ल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखिए, ये है RNH3+, ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका? प्राइमरी अमीन का। ये R2NH2+, ये सेकेंडरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, और ये R3NH टर्सरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है। तो अब देखिए, प्राइमरी अमीन वाले ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 3। सेकेंडरी अमीन वाले ने 2, और टर्सरी अमीन वाले ने कितने बनाए? सिर्फ 1। तो ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे प्राथमिक द्वितीय अमीनों के संयुग्मी अम्ल तृतीय अमीन के संयुग्मी अम्ल की तुलना में अधिक स्थायी होगा। क्यों अधिक स्थायी होगा? क्योंकि इसने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनाए। तो जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका मतलब उतना ही क्या होना चाहिए, उसको अधिक बेसिक होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्राइमरी अमीन है उसको सेकेंडरी अमीन से, और उस सेकेंडरी अमीन को टर्सरी अमीन से क्या होना चाहिए? अधिक बेसिक होना चाहिए। अतः इस सोल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी अमीन को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद में टर्सरी अमीन। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और सोल्वेशन इफेक्ट, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक दूसरे के अपोजिट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो टर्सरी अमीन को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, सोल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी अमीन को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो ये क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इनमें से जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। तो जो गैसियस
स्टेज होती है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सोल्यूशन इफेक्ट वहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। लेकिन जब ये लिक्विड में आ जाता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राइमरी अमीन को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी को प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक बना देगा और टर्सरी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आउट हो जाएगा। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी ये ऑर्डर यहाँ पर रहता है। उम्मीद आप लोगों को ये बेसिसिटी का ऑर्डर इनका समझ में आया होगा और ये फैक्टर्स भी समझ में आए होंगे। अन्य कारण जैसे कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह से जुड़ा होना या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह के साथ कॉन्जुगेशन में होना या sp2 संकेत कक्षक से जुड़ा होने पर भी क्षारकता में कमी आती है। मान लीजिए कि नाइट्रोजन के साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, फ्लोरीन जुड़े हुए एमीन की बेसिसिटी क्लोरीन वाले एमीन की तुलना में कम होगी। इसी प्रकार से इनकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 2 क्लोरो इथेन एमीन की और 1 क्लोरो इथेन एमीन की, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 क्लोरो इथेन एमीन में जो क्लोरीन है उसकी नाइट्रोजन से दूरी 1 कार्बन ज़्यादा है और 1 क्लोरो इथेन एमीन में जो क्लोरीन है वो नाइट्रोजन के जस्ट पास में है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए 1 क्लोरो इथेन एमीन है वो 2 क्लोरो इथेन एमीन की तुलना में क्या होगी, कम क्षारकीय होगी, उसकी क्षारकता कम होगी। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। एरोमेटिक अमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहली बात तो ये कि जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम क्षारकीय होते हैं। इसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी कि क्यों ऐसा होता है, कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी। एरोमेटिक अमीन्स में जो एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजन के साथ में, वो क्योंकि लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है तो वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पर कम रह करके कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, बेंजीन रिंग पर ज़्यादा रहता है, इसलिए उनकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसको आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। नाइट्रोजन के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कहाँ से, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल की संख्या बढ़ने पर क्षारकीय क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन एरिल समूह नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़ने से क्षारकीय क्षमता घटती है। इसलिए ट्राईफिनाइल एमीन की क्षारकता एल्कोहल की या ईथर के समान होती है। मतलब जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, इसका मतलब जो बेसिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन एरिल समूह होगा वो उसकी वजह से स्ट्रिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसकी नेचर, इसलिए बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो ट्राईफिनाइल एमीन है उनकी बेसिसिटी लगभग एल्कोहल के समान होती है। इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। तो अगर इस रिंग के ऊपर, ठीक है, हेराइल रिंग के ऊपर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि एल्काइल है या एल्कोक्सी है, तो ये क्या करते हैं, ये जो एराइल एमीन है उनकी बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने में योगदान देते हैं। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि हेलोजन या नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो रिंग कहाँ से करेगी, वो नाइट्रोजन से करेगी, इसलिए बेसिसिटी क्या होती है, उनके केस में डिक्रीज हो जाती है। अब इन समूहों की उपस्थिति कहाँ पर होगी, बेसिसिटी किस प्रकार से प्रभावित होगी, उनकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्सटेंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। इलेक्ट्रॉन दाता एवं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की पैरा पोजीशन पर उपस्थिति मेटा पोजीशन की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप आप जानते हैं कि प्लस साइन प्रभाव शो करता है, मतलब वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर मिथाइल पैरा पोजीशन पर होगा तो ये क्या करेगा, मेटा की तुलना में अधिक प्रभावशाली होगा और ये इसको ज़्यादा बेसिक बनाएगा। ऐसा यहाँ पर होगा। यदि नाइट्रो समूह है वो कहाँ पर है, पैरा, नाइट्रोजन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए बेसिसिटी क्या होगी, कम होनी चाहिए। तो ये प्रभाव ज़्यादा पैरा पोजीशन पर ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन है वो ज़्यादा बेसिक होगी पैरा की तुलना में। इलेक्ट्रॉन दाता एवं आकृति समूह दोनों यदि ऑटो पोजीशन पर हों तो वो क्या करते हैं, वो बेसिसिटी को घटाने का काम करते हैं। मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, अगर वो ऑटो पोजीशन पर है तो वहाँ पर क्या होगी, बेसिसिटी घटेगी। और ये जो प्रभाव है ये ऑटो इफेक्ट कहलाता है। जैसे आप देखिए इसमें ये पैरामिथाइल एनिलीन है, मेटामिथाइल एनिलीन, एनिलीन और ऑर्थो। तो ऑर्थो जो होगा इसमें सबसे कम बेसिक होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, एनिलीन सबसे ज़्यादा, मेटा नाइट्रो एनिलीन नंबर 2, पैरा नाइट्रो एनिलीन नंबर 3 और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन नंबर 4। तो दोनों ही केस में जो ऑर्थो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। अब एल्काइल एमीन्स की बात करते हैं। एल्काइल एमीन्स कौन सी होंगी, वो एमीन्स होंगी जिसमें कि एमिनो समूह साइड चेन के कार्बन से जुड़ा रहता है। एराइल ग्रुप से सीधा नहीं जुड़ा होगा, साइड चेन के कार्बन से जुड़ा रहता है। इनकी जो क्षारक बेसिसिटी होगी वो एराइल एमीन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन वाला इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही उपस्थित रहेंगे, इसलिए वो बेसिस ज़्यादा है। लेकिन एलिफेटिक एमीन की तुलना में यहाँ पर जो एल्काइल एमीन है उनकी बेसिसिटी कम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव और वहाँ पर क्या होगा, माइनस आई प्रभाव होगा। किसकी वजह से, बेंजीन वलय की वजह से, इसलिए इनकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। नाइट्रो एनिलीन के तीनों समावयवियों में, अब बात करते हैं हम नाइट्रो एनिलीन की। एक एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर एनिलीन सबसे ज़्यादा, फिर मेटा नाइट्रो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो सबसे कम। तो नाइट्रो एनिलीन के तीनों समावयवियों में मेटा व्युत्पन्न अधिक क्षारकीय होता है। इसको अनुनाद की सहायता से समझाया जा सकता है। कैसे, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं पैरा पोजिशन पर आते हैं तो देखिए कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बन रही हैं, और यहाँ पर कितनी बन रही हैं, 5। मतलब ये जो लोन पेयर है वो मेटा के केस में इस रिंग पर कम समय तक रहता है, किसकी तुलना में, ऑर्थो की तुलना में। ऑर्थो और पैरा में अनुनादी संरचनाओं की संख्या समान होती है, जितनी पैरा में बन रही है उतनी ऑर्थो में बनती है। तो यहाँ पर एक ऐसी अनुनादी संरचना होती है जिसमें कि जो नेगेटिव चार्ज है, या जिसको बोल सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ जाता है, नाइट्रो के ऑक्सीजन पर जाता है। इसलिए यहाँ पर इसके केस में एक अनुनादी संरचना अधिक बन रही है। एक अनुनादी संरचना अधिक बनने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग पर अधिक समय व्यतीत कर रहा है, और ये अधिक समय व्यतीत कर रहा है इसका मतलब ये डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बेंजीन रिंग, यही कारण है कि नाइट्रो बेंजीन है वो अधिक क्षारकीय होती है और पैरा इसकी तुलना में कम होती है। तो आज हम लोगों ने सेपरेशन और इनकी बेसिसिटी और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।